MCQs टाइप पास्ट पेपर कमीशन एग्जाम्स। आज जिस चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ MCQs टाइप पे डिस्कस करेंगे, जो सालाना पेपर्स में कमीशन के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं या जिनके चांसेस हैं नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन, ये नोट्स तैयार किया गया है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में जो भी पेपर्स होंगे उनमें ये गैस पेपर ही समझ लें, इनको 70-80% ये नोट्स तैयार किया गया है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर, एक क्वेश्चन आया हुआ है एक साल में, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ये किसकी है वो पूछता है। ऑटोबायोग्राफी है ये। अच्छा, ये किसकी है ऑटोबायोग्राफी? विंग्स ऑफ फायर, ये ऑटोबायोग्राफी। अब इसी तरह किसी और के भी ऑटोबायोग्राफी होंगे। अच्छा, उसमें ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी का थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी होता है कि एक बंदा खुद लिखे, अपनी जात पे लिखे, कोई चीज तैयार करे, अपने हाथ से तैयार करे, खुद जो चीज तैयार की जाती है वो ऑटोबायोग्राफी। जब किसी बंदे के ऊपर कोई दूसरा लिखे वो होती है बायोग्राफी। यहां पे बात हो रही है ऑटोबायोग्राफी। विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है। ये किसकी है? ये अब्दुल कलाम आजाद या अबुल कलाम आजाद जिसे आप कहते थे, अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई है। विंग्स ऑफ फायर किसकी है? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक है 38 डिग्री पैरेलल लाइन है एक या बाउंड्री है, इज द बाउंड्री ऑफ विच बिटवीन कंट्रीज। अच्छा, ये एक बाउंड्री लाइन भी है, ये कौन से मुमालिक के दरमियान है? एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर को कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन। मैंने आपको बताया था दो मुल्क हैं एशिया के अंदर, एक चाइना है हमारे पास, यहाँ पे चाइना के साथ यहाँ नीचे इधर रशिया है, इधर चाइना है। इसी तरह दो मुल्क जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। एक है नॉर्थ कोरिया, दूसरा है साउथ कोरिया। इनके दरमियान में ये जो बॉर्डर है ना, इन दो मुमालिक के दरमियान में जो बॉर्डर है उसको कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल। ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसको 38 डिग्री पैरेलल लाइन कहते हैं। यही सवाल पूछा गया है यहाँ पे। ये पूछ रहा है कि किन मुमालिक के दरमियान है, किन दो मुल्कों के दरमियान है। तो आप लिख सकते हैं नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ये दो मुमालिक के दरमियान एक बॉर्डर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये वो क्वेश्चन है जिनके चांसेस हैं 100% चांसेस है कि नेक्स्ट पेपर में कमीशन के एग्जाम में आ सकते हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, अच्छा, ये एक बुक है, किताब है, ये किसकी लिखी हुई है? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी है? ये एक अंग्रेज SP हंटिंग या सैमुअल P हंटिंग भी उसे कहते हैं। SP हंटिंग ने लिखी है। ये एक अंग्रेज लिखारी है, उसने ये किताब लिखी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब इसका ये है, तहजीबें जो होती हैं
उनका आपस में क्लैश होते हैं। क्लैश का क्या मतलब होता है कि कौन सी तहजीब ज्यादा पढ़ी लिखी थी, कौन सी तहजीब ज्यादा नहीं थी, एक तहजीब दूसरी तहजीब से कैसे ऊपर चली गई, ये तहजीब कैसे खुद को अपग्रेड करती रही, ये तहजीब कैसे खुद को मतलब बैक साइड पे चली गई, इसकी वजूहात क्या थी, उसकी वजह। ये जो किताब थी उसमें पूरी तारीख लिखी गई थी, ये तहजीबों के ऊपर लिखी गई थी, जो पुराने तहजीब गुजरे हैं। जिस तरह मेसोपोटामिया एक तहजीब गुजरी है, सबसे पहली एशिया की पुरानी तहजीब मेसोपोटामिया, और इसी तरह हड़प्पा, इसी तरह मोहनजोदड़ो, ये सारे तहजीबें थी। अब तहजीबों के ऊपर जो किताब लिखी गई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो एसपी हंटिंग ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ डे। क्या है हमारे पास? अर्थ डे कब मनाया जाता है, या अर्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, या अर्थ डे किस दिन को कहते हैं। यही ये अर्थ डे है, ये यूएनओ ने रखा हुआ है। यूएनओ एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो कितने ममालिक की है? 193 ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन। अब वो भी मेंशन करेगा कि कौन सा दिन क्या करना है, और उन्होंने एक दिन मेंशन किया है अर्थ डे के हवाले से। वो उसने क्यों मेंशन किया है? वो है 22 अप्रैल। वो इसलिए उन्होंने मेंशन किया है कि इस दिन हम एक दिन मनाएंगे, सारे इकट्ठे होकर इस बात पे एग्री करेंगे कि हम अपनी जमीन को कैसे बचाएं, हम अपनी जमीन को कैसे तरक्की दें, हम अपनी जमीन को, जिस तरह पानी खत्म होता जा रहा है, दरख्त खत्म होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं इसी दिन। ये 22 अप्रैल हमें यही बताता है, इसमें यही चीज की जाती है कि हम अपने अर्थ को किस तरह सेफ रख सकते हैं, हम अपनी जमीन की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें अर्थ डे में 22 अप्रैल की बात कर रहा हूं, 22 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं। एंड नेक्स्ट, सन। सन का कहने अर्थ 22 अप्रैल सन की रहा। नहीं, वो नहीं, हर साल, ये आपका क्वेश्चन है, हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, हर साल। वैसे एक जमीन के ऊपर ऑक्सीजन की कमी जब हुई, जब ब्लैक होल बना, खला के अंदर कोई ना कोई चीज मतलब चेंजिंग आई, उसी दिन एक इजलास बुलाया गया था। वो था फर्स्ट अर्थ समिट। फर्स्ट अर्थ जो समिट था वो बुलाया गया था ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो के अंदर। उसका अगर हम डेट देखें, हो सकता है वो 22 अप्रैल हो, लेकिन वो 19 अप्रैल ही सही था। 19 और 22 अप्रैल के दरमियान 3-4 दिन वहां पे 1992 के अंदर पहला इजलास जमीन के ऊपर, इस जमीन को बचाने की खातिर वो जो चीज की गई थी, वो रियो डी जेनेरो का शहर, रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक शहर है, उसमें अर्थ समिट, फर्स्ट अर्थ समिट बुलाया गया था, या उसको रियो समिट भी कहते हैं, 1992 में जो किया गया। लेकिन ये जो 22 अप्रैल है, ये यूएनओ ने डिजर्व कर रखा है कि इस दिन हर साल अर्थ डे मनाया जाए। नेक्स्ट, जिनाह ऑफ पाकिस्तान एक बुक है, एक क्या है? बुक है जिनाह ऑफ पाकिस्तान। जिनाह ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जिनाह है अपना, ये मतलब जिनाह का पाकिस्तान। जो जिनाह जो काम कर रहा था, किस चीज के लिए? पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान बनाना चाह रहा था, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी। उसका लिखने वाला कौन था? स्टैनली वॉलपर्ट। स्टैनली वॉलपर्ट। स्टैनली वॉलपर्ट एक अंग्रेज था, और उसने एक किताब लिखी जिनाह ऑफ पाकिस्तान, जिनाह का पाकिस्तान। उसके ऊपर उसने पूरी तारीख बताई कि कैसे जिनाह ने पाकिस्तान को, जिनाह ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मजलिस। लफ्ज मेरे पास आ गया मजलिस। मजलिस, अब वो पूछना ये चाह रहा है कि एक पार्लियामेंट है एक मुल्क का,
किसी एक मुल्क का पार्लियामेंट है, उसका नाम है मजलिस। उसका नाम क्या है? मजलिस। वो किस मुल्क का है? पार्लियामेंट ये किस मुल्क का है जिसका नाम मजलिस है? तो वो है ईरान। किस मुल्क का है? ईरान के पार्लियामेंट को मजलिस ही कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, मजलिस। नेक्स्ट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेस्टर्न कंट्रीज वाले जो हैं या वेस्ट वाले जो हैं, उन्होंने एक बैंक बनाया है। वेस्ट वालों ने, वैसे मगरबी तो नहीं कह सकते हम, कुछ ममालिक ने मिलकर एक बैंक बनाया जिसका नाम रखा गया है, या उसका नाम ही कह सकते हैं, उसका नाम है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक। अच्छा, वेस्ट बैंक जो है ना, वो कहते हैं कि, या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, फलस्तीन का हमने पढ़ा था, फलस्तीन के दो टुकड़े बन गए हैं। अब इसी तरह एक तो बन गया था गजा, जिसे हमने बनाया था एक मैप की तरह, गजा पट्टी। दूसरा उसका है वेस्ट बैंक, एक एरिया जो फलस्तीन बाकी रह चुका है, बाकी तो सारा इसराइल बन गया है ना। तो उसमें जो वेस्ट बैंक है ना, उसका हेडक्वार्टर वो पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा, यानी कि उसका दारुल हुकूमत कौन सा है, या उसका हेडक्वार्टर कौन सा है। दारुल हुकूमत वैसे जाते तो उसको होता है जो आज़ाद रियासतें होती है। अभी तक फलस्तीन एक आज़ाद रियासत को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इसीलिए वो पूछना चाह रहा है कि वेस्ट बैंक का हेडक्वार्टर कौन सा है, वेस्ट बैंक का दारुल हुकूमत कौन सा है, या हेडक्वार्टर कौन है। वो मैंने आपको बताया था, वो है रमला। वो क्या था? रमला। वेस्ट बैंक फलस्तीन के दो ही मैंने बताया था कि दो टुकड़े हो गए हैं। एक है गजा स्ट्रिप, इंग्लिश में उसे कहते हैं गजा स्ट्रिप या गजा पट्टी, वो मेडिटेरियन सी के किनारे के ऊपर बना हुआ है। इसी तरह मैं दोबारा बना देता हूं, ये देख लें, ये है मैप। अब इस मैप के अंदर अगर आप देख लें तो ये गजा है, ये जो मैंने बनाया था कौन सा, ये गजा है, और ये जो है ना ये टुकड़ा, ये वेस्ट बैंक। कौन सा है? वेस्ट बैंक है। फलस्तीन के दो टुकड़े, ये वेस्ट बैंक, ये गजा। अब इसका जो है ना हेडक्वार्टर या दारुल हुकूमत वो है खान यूनिस। तो मैंने आपको बताया था क्या, खान यूनिस शहर का नाम है, खान यूनिस। अब जो दूसरा वेस्ट बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है या दारुल हुकूमत है वो है रमला। वो यही पूछना चाह रहा था कि वेस्ट बैंक का हेडक्वार्टर पूछे, दारुल हुकूमत पूछे, दारुल खलाफा पूछे, तो आपने कहना है कि वो है रमला। गजा का पूछ ले तो आपने बताया खान यूनिस। नेक्स्ट, व्हील इज अ सिंबल ऑफ। अब ये एमसीक्यू कई बार पूछा जा चुका है, कई बार ये लफ्ज ये जो है ना ये आया हुआ है। अब व्हील जो है ना, ये जो अब क्या होता है, ये एक व्हील है, इस तरह होता है ना व्हील, व्हील है ये। अच्छा, वो कहते हैं कि ये व्हील किस चीज का सिंबल है, ये अलामत किस चीज की है? व्हील इज द सिंबल ऑफ, अलामत। क्या कहता है? ये अलामत होता है, किस चीज का अलामत होता है? व्हील। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं, पहली चीज तो ये है कि ये व्हील इंडिया का जो फ्लैग है, इंडिया का जो तिरंगा है, झंडा है 3 रंगों वाला, उसके अंदर व्हील बना हुआ है। आपने देखा है कभी, गौर किया? पूछ सकता है कमीशन के एग्जाम में कि व्हील किसके झंडे का निशान, एम्बलम किसका है, सिंबल किस, अलामत कौन से झंडे में? तो इंडिया के जो झंडे के अंदर लगा हुआ है वो है व्हील। व्हील का जो मतलब होता है, ये सिंबल होता है, ये जो अलामत होता है, ये होता है प्रोग्रेस की, तरक्की की अलामत होती है, प्रोग्रेस की, कि काम कर रहा है, आगे जा रहा, बहुत आगे जा रहा है। मतलब व्हील अलामत भी इस चीज की है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें कोई व्हील की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत होती है, ये प्रोग्रेस की निशानी होती है व्हील। ये इंडिया के झंडे के अंदर भी व्हील कहते हैं। एक बार उसने पूछा है कि कौन इसके झंडे में व्हील का निशान है, एक बार उसने पूछा है कि इंडिया के झंडे में किस चीज का निशान है, दो तरीके से ये। अब एक दफा उसने पूछा कि व्हील जो है ना, व्हील सिंबल किस चीज की, ये अलामत किस चीज। ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से उसने पूछा है, तो आप बता सकते हैं ये प्रोग्रेस की निशानी होती है, सिंबल प्रोग्रेस की होती है। ये इंडिया के झंडे के अंदर तिरंगा, इंडिया के झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा, उसके अंदर व्हील जो है
द फेमस बुक ऑन उशुर। अच्छा, उशुर के ऊपर एक किताब लिखा गया है। उशुर क्या चीज है? उशुर के ऊपर एक किताब लिखा गया है। उशुर जो होता है एग्रीकल्चर, जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, या एग्रीकल्चर हम जो काश्तकारी करते हैं उसके ऊपर जो परसेंटेज जो टैक्स लगता है हुकूमत की तरफ से, उसको उशुर का नाम देते हैं। अच्छा, वो होता है 1/10, मतलब 1/10 हिस्सा जो होता है ना, वो भी एमसीक्यू का कई बार पूछ चुका है। लेकिन उशुर के ऊपर एक किताब लिखा है, किताब अल खराज। किताब का नाम क्या है? किताब अल खराज। किताब अल खराज। अच्छा, ये जो है ना, ये किसने लिखी है? राइटर इसका कौन है? उशुर के ऊपर उसने किताब लिखी कि उशुर का टैक्स कैसे लिया जाएगा, उशुर का टैक्स कितना बनेगा, उशुर बारानी जमीनों पर कितना बनेगा, गैर आबाद कितना बनेगा, ये सारी चीजें उसने मेंशन की गई हैं। उशुर के ऊपर जो किताब लिखी गई है वो है अबू यूसुफ बिन इब्राहिम। अबू यूसुफ बिन इब्राहिम ने लिखी है एक किताब। अबू यूसुफ बिन इब्राहिम ने लिखे कि उशुर के या टैक्स जो है ना, ये किस तरह लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा, ये आप याद रखें। अबू यूसुफ बिन इब्राहिम। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वो कहता है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स फॉर द 4th एंग्लो-मैसूर वॉर इन विच केस। अब बात आ गई है 4th की। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, 4th मैसूर वॉर की बात आएगी। कौन सा? मैसूर वार। चौथे मैसूर वार के अंदर कौन सा बादशाह मारा गया? उस क्या कह रहा है? 4th मैसूर वार के अंदर किंग या बादशाह या जो भी रूलर था उस टाइम का, वो मारा गया है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था टीपू सुल्तान। क्या नाम था उसका? टीपू सुल्तान 4th मैसूर वार में मारा गया। बादशाह था, मैसूर का टाइगर था, उसका लक़ब भी है टाइगर ऑफ मैसूर भी उसे कहते हैं, उसका दूसरा नाम है। और इसी तरह उसको ना टीपू सुल्तान को 4th मैसूर वार के अंदर। अब टीपू सुल्तान के बारे में मैंने पहले बताया था कि 4th मैसूर वार के अंदर उसने मदद मांगी थी, उसने इमदाद मांगा था। उसका एक दोस्त था फ्रांस का, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन से उसने हेल्प की वो की थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे हेल्प के लिए, तो इसीलिए उसने ना नेक्स्ट जो है ना, वो टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे, मारा गया था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान के बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ यूएसए कांग्रेस। मैं आपको दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, हु इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ यूएसए कांग्रेस। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ यूएसए। यूएसए अमेरिका को कहते हैं। यूएसए का पहली खातून औरत के बारे में पूछना चाह रहा है। किस चीज की औरत पूछना चाह रहा है? कांग्रेस की। कांग्रेस वहां की एक जमात है। कांग्रेस जमात की पहली स्पीकर मुंतखब हुई थी, उसका नाम क्या है? यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर उसका नाम है नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी जो है ना, ये एक खातून है जो कांग्रेस से ताल्लुक रखती है, यूएसए में पहली स्पीकर मुंतखब, नैन्सी पेलोसी। नेक्स्ट, डैश इज द बिगेस्ट हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक बरआज़म है या ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क भी है। अब ऑस्ट्रेलिया एक बरआज़म हो गया, उसमें ज्यादा ममालिक हैं, उसको हम दूसरा नाम, असल में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम जो है उसका नाम है उशानिया। ऑस्ट्रेलिया बरआज़म का दूसरा नाम क्या है? उशानिया। इसीलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो एक मुल्क भी है। ऑस्ट्रेलिया मुल्क जो है उसका बड़ा शहर पूछना चाह रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया मुल्क है उसका सबसे बड़ा शहर मेलबोर्न है। मेलबोर्न जो है ना, उसमें क्रिकेट स्टेडियम भी है। मेलबोर्न जो है ना, इसका एक बड़ा शहर है और जिसमें खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता था।
आपको याद होगा खान साहब यहाँ पे खेलने गए थे, तो यहाँ पे ना उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम का। ये दुनिया का पहला नंबर क्रिकेट स्टेडियम होता था, अब नहीं है, अब दूसरा नंबर। अब पहला नंबर जो है वो है अहमदाबाद के अंदर मोदी क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इंडिया के अंदर, वो अब पहला नंबर क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। पहले मेलबोर्न हुआ करता था, अब दूसरा नंबर पे है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर मेलबोर्न है, लेकिन फेमस शहर, खूबसूरत शहर वो आप बता देता हूँ, वो है सिडनी। वो कौन सा है? सिडनी। सिडनी जो है ना उसका बहुत ही खूबसूरत शहर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही खूबसूरत शहर है, बड़ा भी है, सेकंड कह देते हैं उसको, लेकिन मेलबोर्न बड़ा शहर। मेलबोर्न उसका पहले। पॉइंट अब बादशाही मस्जिद इन लाहौर। अब लाहौर के अंदर एक मस्जिद बनाई गई, लाहौर के अंदर एक मस्जिद बनाई गई मुगल दौर के अंदर। मुगल दौरों के अंदर मुगलिया सल्तनत जो था ना, उसके अंदर एक मस्जिद बनाई गई लाहौर में, जिसका नाम था बादशाही मस्जिद। क्या नाम था? बादशाही मस्जिद। उसको किसने तामीर कराया था? उसको औरंगजेब, औरंगजेब आलमगीर, मुगल बादशाहों में शाहजहां का बेटा था। किसका बेटा था? शाहजहां का। औरंगजेब, औरंगजेब आलमगीर बादशाही मस्जिद का बनाने वाला औरंगजेब आलमगीर है, शाहजहां का बेटा था। इसने लाहौर के अंदर एक मस्जिद तामीर कराई जिसका नाम है बादशाही मस्जिद। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। डैश इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन अंटार्कटिका। अब बात मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, अंटार्कटिका एक ऐसा बड़ा आजम है जिसको हम अपना बड़ा आजम भी मानते हैं, खुशकी का टुकड़ा मानते हैं, लेकिन वो पूरे का पूरा बर्फ में ढका हुआ है। वो पूरे का पूरा उसमें क्या है? बर्फ ही है। वो जो बर्फ का तोदा है या पूरे बड़े आजम में फैला हुआ है, उसका नाम है, वो मैं आपको बता देता हूँ, लम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। उसका नाम है लम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। अच्छा, लम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो है ना, ये सबसे बड़ा। अब अगर दूसरे पूछ ले, मतलब किसी और ममालिक बड़े आजम में पूछ ले, वो बात उसने बताई अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की बात कर रहा है। अंटार्कटिका जो है ना हमारे पास, अंटार्कटिका, अच्छा, उसके अंदर जो सबसे बड़ा तोदा है, जो ग्लेशियर है, उसका नाम है लम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। अगर बाहर पूछ ले तो वो सियाचिन ग्लेशियर है। अगर दूसरे बड़े आजम की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि जीबी में पाया जाता है। जीबी वाली साइड में पाकिस्तान का ग्लेशियर माना जाता है। वो भी दुनिया के तमाम बड़े आजम, 5 बड़े आजम है जितना भी है, उनमें बड़ा ग्लेशियर है। लेकिन अगर अंटार्कटिका की बात मेंशन कर दे तो वो है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पे उसने एक बात लिखी है, पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला। पहले तो आपको पेनिनसुला का पता होना चाहिए। पेनिनसुला का मानी क्या होता है? पेनिनसुला का मानी होता है जजीरा नुमा। क्या होता है? जजीरा नुमा। एक होता है जजीरा, जिसे हम कहते हैं आइसलैंड, जमीन का एक टुकड़ा जिसके इर्द गिर्द पानी हो। लेकिन अगर वो टुकड़ा बड़ा ना हो, थोड़ा सा छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, उसको अगर पेनिनसुला की हम बात करें तो पेनिनसुला का डेफिनेशन होता है जजीरा नुमा होता है, लेकिन उसके चारों तरफ पानी नहीं होता, उसके 3 तरफ पानी होता है। मैं आपको दोबारा यहाँ पे बना के दे देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये देख लें, ये पानी है, 3 तरफ से क्या है? पानी है। एक तरफ क्या है? यहाँ पे ये खुशकी है। ये है केस है सऊदी अरेबिया, ये है यमन हमारे पास, ये है ओमान हमारे पास। ये तो ये क्या बनेगा? ये सारे का सारा पेनिनसुला बनेगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला वो है अरेबियन पेनिनसुला। उसको क्या नाम है? अरेबियन पेनिनसुला। सबसे बड़ा दुनिया का कौन सा पेनिनसुला? अरेबियन पेनिनसुला।
जिसके अंदर ममालिक बहुत सारे आ जाते हैं। मैंने वैसे 2-3 बनाए, यहाँ पे यूएई आ जाता है, यहाँ पे कतर, बहरीन आता है, कुवैत आ जाता है। तो ये सारे के सारे ममालिक, ये इर्द गिर्द जिनके 3 अतराफ पानी है, ये सबसे बड़ा पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला जिसका नाम। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे अब कह रहे हैं कि विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर। अब लीप ईयर दोबारा कब आएगा? वो कह रहे हैं कि लीप ईयर या लीप ईयर, लीप का साल किसे कहते हैं, वो किस टाइम आएगा? ये जो 2024 का साल है ना, ये लीप ईयर, इसको लीप ईयर ही कहते हैं। वैसे ये अगला जो है ना बहुत दूर ही है, ये 24 का साल लीप ईयर। अक्साइचेन एक जगह है, अक्साइचेन। अब आपको नजर आ रहा है कि ये चाइना का लफ्ज है, जिस तरह वो लिखा हुआ है लफ्ज बता रहा है अक्साइचेन, अक्साइचेन। तो ये लफ्ज भी बता रहा है कि मैं चाइना का हूं। तो अक्साइचेन जो है ना, एक इशू है, एक डिस्प्यूटेड इशू है किस किस ममालिक के दरमियान, चाइना और इंडिया के दरमियान। अक्साइचेन क्या है? एक मसला है, एक इशू है, एक डिस्प्यूटेड झगड़ा है। क्या है? एक ये झगड़ा है। एक्साइजन क्या है? झगड़ा है। किसका? इंडिया प्लस पाकिस्तान, अपना इंडिया और चाइना, चीन, याद हो जाएगा। एक्साइजन किसके दरमियान झगड़ा है? इंडिया और चाइना के दरमियान एक झगड़ा। अच्छा, ये लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है कैपिटल पनिशमेंट। ये आता है कि कैपिटल पनिशमेंट का क्या मतलब है? पनिशमेंट सजा को कहते हैं, कैपिटल कहते हैं फेडरल को, वफाक को, दारुल हुकूमत को, जो भी आप समझ लें उसका मतलब क्या? कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या है? कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी। कैपिटल पनिशमेंट का क्या मतलब है? डेथ पेनल्टी। कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी कहते हैं उसको। नेक्स्ट, चिनाई इज द न्यू नेम ऑफ विच इंडियन सिटी। एक इंडिया का शहर है जिसका नाम है चिनाई। चिनाई, चिनाई जो है ना इंडिया का क्या है? एक सिटी है। तो उसके बारे में आप बताओ कि वो कह रहा है कि इसका नाम क्या है। चिनाई जो है ना, इसका जो नेक्स्ट नेम है वो है मद्रास। क्या नाम है? मद्रास। चिनाई इज द न्यू नेम ऑफ मद्रास। मद्रास उसका पुराना नाम था। क्या नाम था? पुराना नाम था। चिनाई उसका न्यू नेम। अभी जो उसका नाम है वो है चिनाई। आपको ये पता होना चाहिए, चिनाई इंडिया का एक शहर है जिसका पुराना नाम था मद्रास। नेक्स्ट, कोलोराडो रिवर। अब एक दरिया है, उसका नाम है कोलोराडो रिवर है। ये किस मुल्क का है? कोलोराडो रिवर कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए कि कोलोराडो रिवर यूएसए का है। कोलोराडो का रिवर कहाँ पे है? ये आपको पता होना चाहिए। ये अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर कौन सा रिवर है? कोलोराडो रिवर। दश्त-ए-लूत एक सहरा है, वो कहाँ पे है? क्या है? दश्त-ए-लूत। अच्छा, ये अब समझ नहीं आएगा लफ्ज। दश्त-ए-लूत वैसे बहुत हॉटेस्ट है, सहारा से भी ज्यादा हॉटेस्ट है, गर्म। सहारा डेजर्ट से भी ज्यादा हॉटेस्ट है। लेकिन ये दो ममालिक से फैला हुआ है। इराक में भी है, ईरान में भी है। लेकिन एमसीक्यूज बेस पे अगर पूछ ले तो आप ईरान ही लगाएंगे कि दश्त-ए-लूत कहाँ पे है? ईरान के अंदर है। लेकिन इराक में भी है, इराक के अंदर भी है और ईरान के अंदर भी दश्त-ए-लूत इसका नाम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। एक पार्क है हाइड पार्क। हाइड पार्क, हाइड पार्क जो है ना वो किस चीज के लिए मशहूर है? वैसे जिस तरह पार्क होते हैं या जो कोई पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह हमारा डी चौक है, पाकिस्तान का क्या है? डी चौक मशहूर है। किस चीज के लिए मशहूर है आपको पता है? इजलास के लिए, धरना देने के लिए,
एहतजाज करने के लिए, जब कोई इश्यू हो मुल्क के खिलाफ करना हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ से निकल के क्या कहते हैं, डी चौक पे धरना देते हैं। इमरान खान ने धरना दिया था, याद है आपको? तो सन 2014 में 126 दिन का धरना दिया था डी चौक के ऊपर। तो ये डी चौक की तरह एक जगह है जिसका नाम है हाइड पार्क। क्या नाम है उसका? हाइड पार्क। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डी चौक अगर पाकिस्तान का है तो हाइड पार्क किस मुल्क का है। हाइड पार्क जो है ये लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन के अंदर है। तो आपको ये भी पता होगा कि मुल्क कौन सा है, तो मुल्क यूके होगा, बरतानिया का होगा, यूके का होगा। हाइड पार्क किसका है? यूके का या लंदन का ही है। तो हाइड पार्क में क्या करते हैं? लिबर्टी ऑफ स्पीच। यहाँ पे क्या है? लिबर्टी ऑफ स्पीच। लिबर्टी ऑफ स्पीच करने के लिए वहां पे जाते हैं, वहां पे स्पीच करते हैं, बात करते हैं, इजलास करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह। तो हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या है? हाइड पार्क एक जगह है, एक पॉइंट है जो कि स्पीच के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। किताबुल उम्म इज रिटन बाय। किताबुल उम्म एक किताब है, उसका राइटर बताना है कि किताबुल उम्म इज रिटन बाय। किताबुल उम्म, किताबुल उम्म। अच्छा, किताबुल उम्म किसने लिखी है? इमाम शाफी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। अहले सुन्नत जमात के 4 इमाम, जिनका इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम हम्बल एंड इमाम मालिक, ये जो 4 खलीफा थे उनके या साहबी या इमाम थे, उनमें से एक इमाम शाफी हैं। इमाम शाफी ने किताब लिखी, किताब का नाम क्या था? किताबुल उम्म। अच्छा, उसके बाद माई लीडर एक किताब है। क्या है? माई लीडर। ये किसने लिखी है? एक किताब है माई लीडर इज अ बायोग्राफी रिटन बाय। ये किसकी है? जियाउद्दीन अहमद की है। ये किसकी है? जियाउद्दीन अहमद। दोबारा समझो, किताब क्या है? माई लीडर, मेरा लीडर। अब पता नहीं किसके बारे में लिखी है, जिसके बारे में भी लिखी है, मशहूर किताब है माई लीडर। ये किसकी है? जियाउद्दीन अहमद की एक किताब है माई लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज पॉलिसी। वन पीपल वन लीडर एक पॉलिसी बनाई गई थी, एक अवाम एक रियासत एक रहनुमा। ये पॉलिसी किसकी थी? मैं आपको दोबारा बता देता हूं। वन पीपल एक अवाम, वन लीडर। अच्छा, वन लीडर एंड वन पॉलिसी या वन स्टेट, वन स्टेट। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद वाज द पॉलिसी। ये किसकी पॉलिसी थी? ये कौन कहता था? एक लीडर हो, एक रियासत हो और एक अवाम हो। ये कौन कहता था? तो ये एक बंदा था जर्मनी का, मैं आपको बताता रहता हूं, हिटलर। क्या नाम था उसका? हिटलर। हिटलर कहता था एक रियासत एक अवाम और एक ही लीडर होगा, हिटलर का ये। और उसका जो ऑटोबायोग्राफी था वो था मेन कैंप। अच्छा, ये जर्मनी का लैंग्वेज में इस्तेमाल लिखा गया है। अब पता नहीं है मेन कैंप जर्मनी में क्या चीज है, लेकिन हमारे लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि माई स्ट्रगल, मेरी जिंदगी। मेन कैंप का क्या मतलब है? माई स्ट्रगल। माई स्ट्रगल का मतलब आपको पता है कि मेरी जिदोजहद। अब ये किसने लिखी है? हिटलर ने। हिटलर ने, एक तो आपको ये बात पता नहीं, वन पीपल वन लीडर वन स्टेट, ये पॉलिसी उसने दी है। क्या दी है उसने? ये एक पॉलिसी है उसकी। उसने एक पॉलिसी दी हिटलर ने। कौन सी? वन पीपल वन लीडर वन स्टेट। नेक्स्ट जो बात है वो है मेन कैंप। ये उसका ऑटोबायोग्राफ था।
जो लिख के देता था, जो लिखता था, या किताब उसने जो लिखी उसको कहते हैं मेन कैंप, यानी कि माई स्ट्रगल, मेरी जिद्दोजहद। वो कहता था कि मेरी जिद्दोजहद क्या है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है WHO स्टैंड फॉर, WHO स्टैंड फॉर। WHO का मुखफ़फ़ क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का क्या मुखफ़फ़ बना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक जगह है, मैं दोबारा आपको बताना चाह रहा हूं, एक जगह है 10 डूइंग स्ट्रीट, 10 डूइंग स्ट्रीट। अच्छा, 10 डूइंग स्ट्रीट एक रिहाइश गाह है। क्या है? एक रिहाइश गाह। अच्छा, रिहाइश गाह तो है, लेकिन एक किस प्राइम मिनिस्टर की रिहाइश गाह है? कौन सा प्राइम मिनिस्टर रिहाइश गाह बनाता है? वज़ीर आज़म के रिहाइश गाह है। किस मुल्क के वज़ीर आज़म के रिहाइश गाह है? बरतानिया के वज़ीर आज़म का ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश PM का रिहाइश गाह जो है, जहाँ पे वो रिहाइश करता है, उसको क्या कहते हैं? 10 डूइंग स्ट्रीट। 10 डूइंग स्ट्रीट किसकी रिहाइश गाह है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की रिहाइश। 10 डूइंग स्ट्रीट आपको पता है किसकी है? ब्रिटिश प्राइम। 2019 वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? अब कुछ भी नहीं इशू इसमें कि 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, उसका होस्ट कौन था? इंग्लैंड उसका होस्ट था। 2000, बल्कि ये फीफा वर्ल्ड कप की बात पूछ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2019 में, वैसे 22 में कतर, मैं आपको दोबारा लिखता हूँ, 2019 के अंदर फीफा जो था इसको होस्ट किया था किसने? इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने। और 2022 का जो फीफा था इसको किसने होस्ट किया था? कतर ने। अब इसी तरह 2024 का जो फीफा था इसको किसने किया? फ्रांस ने। ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस के अंदर। ये कहाँ पे हुआ था? दोहा के अंदर। अब ये इंग्लैंड के अंदर किसी शहर में, लंदन में हुआ। आपको पता होना चाहिए लिस्ट में 2019 का फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट कौन था? इंग्लैंड था। अब इसी तरह 22 का कतर, 24 का फ्रांस और पेरिस, और अगर नेक्स्ट का कौन होगा? इसी तरह हम अगर आगे देख रहे हैं 2026 का कौन है, तो 2-3 साल बाद दोबारा वो समर और दूसरा होगा, तो उसका मैंने आपको बताया USA, कैनेडा और मेक्सिको, 3 ममालिक होस्ट करेंगे इसको। फीफा नेक्स्ट जो होने वाला है 2026 का जो फीफा होगा उसको कौन करेगा? USA और कनाडा और मेक्सिको, ये 3 ममालिक होस्ट करेंगे 2026 के फीफा वर्ल्ड कप। 19 वाला इंग्लैंड ने और 22 वाला कतर दोहा में हुआ था, उसमें 24 में फ्रांस और पेरिस में अभी हुआ, अभी करंटली अभी एंड हुआ है उसका, तो 26 वाला USA कनाडा के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। 9/11 इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच एरिया? इन विच एरा? तो 9/11 एक वाकया हुआ था। क्या हुआ था? 9/11 2001 उसको कहते हैं, 11 सितंबर 2001। अगर उर्दू में आप लिखो 11 सितंबर 2001 के अंदर एक वाकया हुआ। वाकया क्या था कि उसामा बिन लादेन नामी एक बंदा, अलकायदा का अमीर था या जो भी था, उसका नाम था उसामा बिन लादेन। अफगानिस्तान से वो 2-3 तियारे हाईजैक करता है, उनको अगवा करता है। अगवा करने के बाद USA के अंदर जाके, USA में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जाके उनको दाव देता है, मार देता है। कहाँ पे? USA के अंदर 9/11 का वाकया। तो वो पूछना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि पाकिस्तान में उस वक्त इरा किसका था, हुकूमत किसकी थी?
पाकिस्तान में हुकूमत किसकी थी, वो ये नहीं पूछना चाह रहा कि उधर किसकी थी, इधर किसकी थी। 9/11 का जब वाकया हुआ तो वो पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब के, किसकी हुकूमत थी, मुशर्रफ साहब, परवेज अहमद मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी 9/11 के बाद। 9/11 के बाद वैसे भी हम हिस्सा बन गए थे यूएसए के वॉर का, तो यूएसए ने एक ऐलान किया था, आर यू विद यूएसए आर यू अगेंस्ट यूएसए, कि आप यूएसए के साथ हैं या आप यूएसए के अगेंस्ट हैं, या उसने एक दूसरा लगा या आप टेररिस्ट के साथ हैं, क्या आप दहशतगर्दी के साथ हैं, या आप मजलूमियत के साथ हैं हमारे साथ। तो हर किसी ने डर से ऐलान नहीं किया था कि हम आपके साथ हैं। तो इसी तरह हमने भी उनका साथ दिया था, हमने उन्हें अड्डे मुहैया किए थे, तो उन्होंने अफगानिस्तान में अटैक्स वगैरह किए, जो कुछ भी किया आई डोंट नो। तो ये आपको पूछना चाहिए इरा कौन सा, वो पूछ रहा है, इरा मुशर्रफ का इरा था यहाँ पे, तो 9/11 का वाक़या। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ चेन ऑफ आइसलैंड्स का, तो मैं आपको दोबारा बता, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आ ग्रुप GROUP ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड। अब देखो आइसलैंड, आइस नहीं, मैं आइस बर्फ का तोला होता है, आइसलैंड। अगर जजीरा एक हो तो हम उसको जजीरा ही कहते हैं। अगर जजीरों को गुच्छा हो, बहुत सारे जजीरे मिल जाएं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो उसको कहते हैं। किस चीज को कहते हैं आर्चिपेलागो, गुच्छे को कहते हैं। बहुत सारे जजीरे मिल जाए तो आर्चिपेलागो। अब दुनिया का सबसे बड़ा आर्चिपेलागो है इंडोनेशिया। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया में 17,000 जजीरे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्चिपेलागो है। आर्चिपेलागो, तो इंडोनेशिया क्या है, जजीरों का गुच्छा, बहुत सारे जजीरों पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि 17,000 जजीरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बेहतरीन किताब है, आ सकता है कभी भी आएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी के लिए लंबा सफर, आजादी का लंबा सफर, किसका, नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसका है, नेल्सन मंडेला का। किसका है, नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका का था। उसने किताब लिखी, एक किताब लिखी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये ऑटोबायोग्राफी है, आपको ये पता होना चाहिए, बायोग्राफी नहीं है। बायोग्राफी तो वो होता है जो कोई और लिखता है, आपको पता है ना। ये ऑटोबायोग्राफी, ये नेल्सन मंडेला की लिखी हुई किताब। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है, नेल्सन मंडेला की किताब है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है, नेल्सन मंडेला की किताब है। याद होते जाए आपको, इस तरह देखें कि ये चीजें आपको याद होते जाए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी किताब, ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला की है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लो इरा storm with a high wind rotating about the center of low atmospheric pressure, उसको क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि अगर हवा या वाइंड जो होता है वो एक सेंटर के गिर्द इस तरह घूमने लग जाए किसी भी जगह पे, वो सारे का सारा चलता जाए अगर कहीं तो वो ठीक है, लेकिन वो इस तरह घूम रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइंड, तूफान। वो जो होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोन या साइलोन, जैसी तरह हम लिखते हैं साइक्लोन। साइक्लोन जो बनाता है ना, वो इसी तरह हवा जो होता है वो क्या कर रहा होता है, गर्दिश कर रहा होता है देहातों के अंदर, तो रेगिस्तानों के अंदर, सहरा के अंदर वो जो घूम रहा होता है एक ही सेंटर के गिर्द घूम रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, साइक्लोन। अब वहां पे लिखा हुआ है द लो स्टॉर्म with high winds to rotate about the center of low atmospheric pressure, तो उसको साइक्लोन है। A person climbing a hill learn forward in order to, वो कहता है एक बंदा, एक शख्स अगर वो क्लाइंब कर रहा है, वो चढ़ रहा है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है, चोटी के ऊपर जाना चाहता है, वो पहाड़ को सर करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, मतलब उसके बारे में पूछ रहा है कि उसको क्या, उसको इंक्रीज करना चाहिए स्टेबिलिटी को। उसने क्या करना है, इंक्रीज स्टेबिलिटी, इंक्रीज स्टेबिलिटी। अच्छा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज अगर करेगा तो वो पहुंच पाएगा मंजिल तक, वो टॉप के ऊपर पहुंच, वरना वो गिर सकता है, या उसकी सांस फूल सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, कोई और वजह भी हो सकता है, फिसल सकता है,
अगर वो इस तरह जल्दी जल्दी चढ़ता जाए थक जाएगा, थकने के बाद गिर जाएगा। नहीं, उसे इंक्रीज कर स्टेबिलिटी, अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए, अपनी सांस, अपनी जिस्मानी तमाम चीजें स्टेबल करने के लिए उसे रुकना पड़ेगा किसी जगह पे जाके, फिर जाके आगे सफर करना, फिर उसने रुकना है, इसी तरह चलता जाना है उसने ऊपर एक टॉप के ऊपर। तो इंक्रीज स्टेबिलिटी की बात आती है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। पहला वो कहते हैं कि कैलकुलेटर तैयार हुआ था, मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया था चार्ल्स बाबेज के दौर में। एक कैलकुलेटर बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था अबेकस। अबेकस जो था ना, ये पहला क्या था, कैलकुलेटर था ये जो तैयार किया गया था, पहला कैलकुलेटर हिसाब किताब लगाने के लिए। अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर जो तैयार किया गया था उसका नाम था अबेकस। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक यहाँ पे बात पूछ रहा है, अब्दुल्ला शहीद सर्व्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। अब्दुल्ला शहीद, बात ज़हन में रखें, दोबारा ना भूले, एक बंदा जिसका नाम है अब्दुल्ला शहीद। अब्दुल्ला शहीद यूएनओ का जनरल असेंबली भी रहा है। कहाँ का? यूएनओ का ये जनरल असेंबली का क्या कहा है? यूएन जनरल असेंबली इज फॉर्म ऑफ विच कंट्री सर्व्ड द प्रेसिडेंट। यूएन जनरल असेंबली का क्या रहा है? ये सदर रहा है, प्रेसिडेंट रहा। यूएनओ की जनरल असेंबली का क्या रहा है? सदर रहा है अब्दुल्ला शहीद। बार बार बता रहा हूँ कि यूएनओ के कितना ब्रांचेज है? 6 ब्रांचेज है। उसमें एक बड़ी ब्रांच जिसका नाम है जनरल असेंबली, सबसे बड़ी ब्रांच, उसका प्रेसिडेंट रहा है, उसका सदर रहा है, उसका नाम है अब्दुल्ला शहीद। ये किस मुल्क से था? ये मालदीव से। एक जजीरा, एक मुल्क, एशिया के अंदर एक मुल्क है, उसका नाम क्या है? मालदीव। मालदीव का वो था, उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला शहीद। अब्दुल्ला शहीद कहाँ का था? मालदीव का था। क्या करता रहा? यूएनओ की जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट रहा, सदर रहा। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक बात पूछनी चाह रहा है कि वो कहता है कि ये जो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, एक थ्योरी दी गई जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। मैं आपको समझा देता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी, अच्छा, बिग बैंग थ्योरी है क्या? वो कहते थे कि पहले दुनिया कुछ भी नहीं थी, ये सारे मेरे कुछ भी नहीं थे, ये एक ही सिस्टम था, सूरज था, ये जो भी था। अब उसमें क्या हुआ कि वो टूटा, टुकड़े निकले उसमें से, ये बहुत बड़ा एक ऐसा वाक्य हुआ, बिग बैंग, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। एक इतना बड़ा धमाका हुआ जिससे टुकड़े निकले। अब टुकड़ों में से वो सारे सियारे बन गए, जिनमें से एक जमीन भी है। तो ये जो है ना एक थ्योरी दी जाती है। वो कहते हैं कि ये वाक्य का ये कब टूटे, ये कब बिखरे और कैसे ये वजूद में आए। ये बिग बैंग थ्योरी के बाद कायनात, अब कायनात बनती है ना, बिग बैंग थ्योरी, ये धमाका हुआ, धमाके के टूटने के बाद कायनात वजूद में आई। अब कायनात ये जो वजूद में आई, इसको कितना अरब साल हो गए, यानी कि कितना अरब साल पहले ये वाकया हुआ था, या ये जो थ्योरी थी ये कितने अरब साल की बात कर रहे हैं? ये 10 से 20 अरब साल की बात कर रहे हैं। ये कायनात को कितना साल हो गए हैं? 10 से 20 अरब साल पहले, 10 से 20 अरब साल पहले ये वाकया हुआ था बिग बैंग का। ये एक टूटा, कुछ धमाका हुआ, धमाके के टूटने के बाद कुछ चीजें वजूद में आ गई। तो ये बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहे हैं। बिग बैंग कब हुआ वाकया? ये टूटने के बाद। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, portion of population of the world which will be fed is, तो 1/3 जो पॉपुलेशन है वो कह रहा है कि वो मतलब 1/3 जो है ना वो हेल्थ के हवाले से इतना ठीक नहीं है, नॉर्मल है, मतलब उसने एक रिपोर्ट जारी कर दी है। आगरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? एक कैपिटल है आगरा। क्या है? आगरा। आगरा एक मुल्क के दारुल-हुकूमत है। आगरा किसका है? अब दोबारा सुन लो, आगरा इज द कैपिटल ऑफ घाना। आगरा किसका है? घाना।
आकरा किसका है? घाना। अब घाना कहाँ पे? अब पता होना चाहिए, घाना अफ्रीका के अंदर। बरे आजम कौन सा है? अफ्रीका। बरे आजम अफ्रीका का एक मुल्क है घाना। अब उसका कैपिटल है आकरा। अब एक और चीज यहाँ पे पूछता है, एक यूएनओ का क्या? एक यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी रहा है। क्या रहा है? जनरल सेक्रेटरी रहा है भाई। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोफी अनान। नाम क्या है उसका? कोफी अनान। कोफी अनान का ताल्लुक भी घाना से। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आकरा जो है कैपिटल है घाना का। वो क्या हो गया? घाना का एक बंदा जिसका नाम था कोफी अनान, ये यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी था। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये भी एक मशहूर चीज है, आपको समझ आना चाहिए और इस चीज का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास AFP है, न्यूज एजेंसी ऑफ ईच कंट्री। तमाम ममालिक की एक न्यूज एजेंसी होती है। हर मुल्क की एक अपनी अपनी क्या होती है? न्यूज एजेंसियां होती है। एजेंसी होती है न्यूज एजेंसी। अब AFP किसकी न्यूज एजेंसी? AFP न्यूज एजेंसी किस मुल्क की है? फ्रांस। ये भी आपको पता होगा। अब एक और चीज मैं आपको बता, दुनिया की ओल्डेस्ट एजेंसी भी AFP। अगर MCQ पूछ ले कि दुनिया की ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी कौन सी है, तो वो AFP है। AFP इज द ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी इन द वर्ल्ड। ये आपको पता होना चाहिए। और AFP इज द ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर इन OIC समिट हेल्ड? तो OIC का इजलास कितने साल बाद होता है? OIC इसका इजलास कितने साल बाद होता है? हर 3 साल बाद। हर 3 साल बाद। कितने साल बाद होता है भाई? हर 3 साल बाद OIC का इजलास होता है, समिट होता है। तो OIC है क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसका मानी। इसमें कितना कंट्रीज हैं? 57 मुस्लिम ममालिक से। अब OIC जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जिद्दा। कहाँ पे है? सऊदी अरब के शहर जिद्दा के अंदर। और उसके बाद OIC 3 साल बाद इसका होता है। इसका पहला इजलास कहाँ पे हुआ था? बाको के अंदर। कहाँ पे हुआ था? अपना यानी रब्बात के अंदर, मोरक्को के शहर, मराकेश के शहर। मोरक्को भी उसको लिखते हैं, उर्दू में उसको मराकेश लिखते हैं। पहला इजलास मराकेश के शहर रब्बात या उसका कैपिटल जो रब्बात है उसमें इसका इजलास हुआ था। पहला इजलास इसका वहां पे मुनक़िद। OIC की बात करो, 57 ममालिक इसमें है। तो इसका हेडक्वार्टर जिद्दा के अंदर है। 3 साल, हर 3 साल बाद इसका इजलास किया जाता है OIC का। यहाँ पे सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज शामिल होते हैं। 57 ममालिक मुस्लिम जितने भी हैं सारे इसमें शामिल हैं। आफ्टर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कॉजेज मोस्ट डैमेज। अच्छा, एक बात आपको बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होते हैं, ये जिस तरह वॉर होते हैं, एटम बम वगैरह लगाए जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन का जो इस्तेमाल है, इससे क्या होता है? इससे इफेक्ट क्या निकलता है? इससे इशू क्या होता है? डैमेज क्या चीज होती है? ये जो न्यूक्लियर की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर से जो डैमेज होता है ना, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर बम्बिंग, न्यूक्लियर के धुएं से, न्यूक्लियर के असरात से जो डैमेज हो रहा है वो गेमा रेज का हो रहा है। गेमा रेज जो है ना, इनका डैमेज हो रहा है। गेमा रेज का डैमेज हो रहा है किस चीज से? न्यूक्लियर से। कई ममालिक जो है वो न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिक पैदा कर रहे हैं। न्यूक्लियर इस्तेमाल हो रहा है, जंगों में इस्तेमाल किया गया था पहले, ममालिक से आपस में लड़े। तो इस चीज़ की मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर का जो इस्तेमाल है वो गेमा रेज का खात्मा कर रहा है, डैमेज कर रहा है, असरात का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्रीमेंट था बिटवीन 2 कंट्रीज। अच्छा, वैसे भी पूछ रहा है कि एग्रीमेंट किस चीज को कहते हैं? अगर 2 ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है कोई 2 ममालिक के दरमियान, क्या होता है? एग्रीमेंट्स बिटवीन 2 कंट्रीज। अच्छा, उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं 2 ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं ट्रीटी। क्या कहते हैं इसको?
ट्रीटी। दो ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? ट्रीटी। दो ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? ट्रीटी ही कहते हैं। एग्रीकल्चर इज द, एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर हमारा रेगुलर एक्टिविटी है। अगर एग्रीकल्चर को रेगुलरली एक्टिविटी करेंगे तो हमारा ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा। अपन उसके बाद एल्बाट्रॉस इज अ, एल्बाट्रॉस क्या है हमारे पास? एल्बाट्रॉस इज अ सी बर्ड। अब दोबारा बता रहा हूँ, एल्बाट्रॉस क्या है? एल्बाट्रॉस, एल्बाट्रॉस क्या है? एक परिंदा है। क्या है? एक परिंदा है। कौन सा परिंदा है? सी, समुद्री। कौन सा परिंदा है? समुद्री परिंदा है। एंड समुद्री परिंदा क्या है? उसका नाम क्या है? एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस क्या है? समुद्री परिंदा है हमारा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें।